अपकमिंग अचीवर। जैसा कि आपको हेडिंग देख के पता चल ही गया होगा, हम इसमें टीचिंग और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक क्विक रिवीजन नोट्स हैं जो आप मेरे साथ कर लेंगे ना ये रिवीजन, तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मतलब टाइम सेव करते हुए आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि आपको 28 नवंबर 2021 में यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम है और यूजीसी नेट के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने के लिए जा रहा है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि ये टीचिंग का जो यूनिट है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। कभी सोचा है आपने? टीचिंग का यूनिट रखने का मतलब ये है कि कमीशन जज करना चाहता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, कि एक जो टीचर के अंदर होनी चाहिए, एक लेक्चरर के अंदर होनी चाहिए या नहीं। तो उस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए इस यूनिट को बनाया गया है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो टीचिंग के बारे में हम इस वीडियो में क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, मेथड्स, इवेल्युएशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और आपको भी डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ रिवीजन करना है ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो सके और आपका जो ये यूनिट है वो कवर भी हो जाए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम देख लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग इंस्ट्रक्टर। ये एक टेक्निक है जो इवेल्युएट करती है इंस्ट्रक्टर को, एजुकेटर को, कि एक्चुअली उसके अंदर ये एबिलिटी है कि नहीं, कि वो एक अच्छा टीचर एजुकेटर बन सकता है या नहीं। It is a method of assessing the performance of persons interested in pursuing a career as a teacher। और वो असेस करती है, ये जो टेक्निक है उस पर्सन की टेक्निक को असेस करती है कि वो जो इंसान अपना एज ए करियर टीचिंग को लेना चाहता है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं भी कि नहीं हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जो असेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्सन, है ना, जो इंटरेस्टेड है परसुइंग करने के लिए एज अ कैरियर एज अ टीचर। दिस टेक्निक रिलेटेड टू द एट्रीब्यूट्स दैट एन इफेक्टिव टीचर मस्ट पजेस। और ये टेक्निक किस चीज़ से रिलेटेड है? उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड है जो एक टीचर एजुकेटर होते हैं जिन एट्रीब्यूट का होना उसके अंदर ज़रूरी है। ठीक है, टीचिंग इज अ प्रोसेस in which one person instruct or teaches another person। सिंपल सी बात है, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है, एजुकेटर होता है, वो क्या करता है? टीच करता है दूसरे पर्सन को। इन ए क्लासरूम सेटिंग टीचिंग इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू दी स्टूडेंट्स। तो क्लासरूम में क्या होता है? क्लासरूम सेटिंग में क्या होता है कि एक टीचर होता है तो वो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। तो डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स। इट्स कीपिंग अ क्लोज आईज ऑन एवरीथिंग। और वो क्या करता है? हर चीज़ को अच्छे से उस पर नज़र रखता है कि मतलब क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा है, आपके जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे ओवरऑल क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है? फोकस करता है। इट्स कीपिंग अ क्लोज आई ऑन एवरीथिंग। ठीक है, इट्स कीपिंग अ क्लोज आई ऑन एवरीथिंग। डेवी डिफाइंस। अब ये डेवी कौन है? ये बहुत ही बड़े क्या थे? ये एजुकेशनल रिफॉर्मर थे जिन्होंने बताया इट इज एज अ circumstance manipulation in which the learners acquire skill and understanding by his own initiatives। कहने का मतलब इसमें ये है कि जो लर्नर होता है वो एक्वायर करता है, मतलब एक्वायर्स स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग बाय हिज ओन इनिशिएटिव्स, यानी कि खुद पढ़ता है, जो कोशिश करता है, जो भी आपका जो लर्नर होता है वो अपनी स्किल से ही एक्वायर करता है और अपने ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से वो समझता है। जो भी उसकी कैपेबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उसी से वो क्या करता है? वो समझता है। तो इट इज एज सर्कमस्टांस मैनिपुलेशन इन विच द लर्नर एक्वायर्स स्किल, यानी कि
एक हमारा एजुकेटर है, टीचर है, वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको एजुकेट कर रहा है, पढ़ा रहा है क्लासरूम में। तो हर बच्चे का, हर एक इंसान का अपना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो उसके हिसाब से समझता है। तो यही डेवी ने क्या किया है, डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश की है। टीचिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस है, ठीक है, दैट अलाउज अ पर्सन टू लर्न समथिंग न्यू इन हिज और हर लाइफ। और ये क्या करता है, एक पर्सन को अलाउ करता है, यानी कि उसको ये क्या करता है, एक वो अलाउ करता है कि वो एक कुछ नई चीज़ अपनी लाइफ में सीख सके, नई चीज़ अपनी लाइफ में सीख सके। द नेचर एंड फीचर्स ऑफ टीचिंग में बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, नेचर और फीचर्स क्या है हमारे टीचिंग के, उसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट है, टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। जाहिर सी बात है कि जो टीचिंग है कंप्लीट सोशल प्रोसेस है। कोई भी चीज़ें, कोई भी एक इंसान सीखता है वो सोसाइटी के अंदर ही, जो भी एक्ट होता है सोसाइटी के अंदर ही होता है। टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के जरिए और सोसाइटी के लिए ही किया जाता है। कोई भी एक एजुकेटर होता है और ये सोसाइटी के वेलफेयर में भी शामिल है हमारा, तो इसको क्या कह सकते हैं, टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। सेकंड देख रहे हैं हम, टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है इसमें भी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। टीचिंग क्या है, इज गिविंग इंफॉर्मेशन, गिविंग इंस्ट्रक्शन। सेकंड है हमारा, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। तो मेरी बातों पे, मेरे वर्ड पर आप फोकस कीजिए। टीचिंग क्या है, एक क्या है, इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस में क्या करते हैं हम, इंटरेक्शन करते हैं, जो बिटवीन किसके बीच में होता है हमारा, एक एजुकेटर के बीच में और जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, टू वे इंटरेक्शन। टीचिंग इज अ टू वे इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड टीचिंग सोर्सेज, ठीक है। फोर्थ है हमारा, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, किसका है ये, जिससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और लर्निंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट है, टीचिंग कॉजेज ए चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग से क्या होता है कि आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या होता है कि आपके जो व्यूज़ होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपके परसेप्शन हो जाते हैं, न्यू डेवलप हो जाते हैं, अच्छी चीज़ें आपको सीखने के मिलती हैं, आपको सही और गलत में आपको फ़र्क करना आ जाता है। नेक्स्ट है, टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग को उन्होंने आर्ट भी बोला है और क्या बोला है इन्होंने, एज वेल एज साइंस भी बोला है। नेक्स्ट है, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर, यानी कि फेस टू फेस डिस्कशन होता है, ठीक है। टीचिंग का ये है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। नेक्स्ट है, टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। क्या होता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एंड इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है। टीचिंग क्या है, एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो एवरी सक्सेसफुल टीचर क्या है, वो क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, ठीक है। जनरल मेथड को जानने की कोशिश करता है कि जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, कि उसके अकॉर्डिंग कौन सी टीचिंग मेथड्स हमारे लिए जो है वो बेस्ट होंगे, कौन से टीचिंग मेथड्स और लर्निंग सिचुएशन बेस्ट होंगी, उन मेथड्स के ऊपर क्या करते हैं वो फोकस करते हैं। नेक्स्ट है, टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। ऑब्वियसली टीचिंग क्या करता है, लर्निंग को क्या करता है, फैसिलिटेट्स करता है, लर्निंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं, टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। तो क्या है हमारा, टीचिंग बोथ कॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस प्रोसेस भी है। नेक्स्ट है हमारा, टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम मेमोरी कितना आपने उसको अंडरस्टैंड किया, और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, कितना आपके समझ में आया, ठीक है। जितना हमने अंडरस्टैंड किया वो हमारा मेमोरी लेवल में आ गया, और जितना हमारा उसमें समझ में आया और जितना हम उसको एलैबोरेट कर पा रहे हैं वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में आ गया। 13 पॉइंट है हमारा, टीचिंग इज अ कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग
कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग क्या है हमारा? कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है टीचिंग का, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा टीचिंग का, जिसमें क्या करता है? कंडीशनिंग करता है, इंस्ट्रक्शन करता है, कंडीशनिंग मतलब और एनहांस करता है, इंस्ट्रक्शन करता है, एंड इंडोक्ट्रिनेशन यानी कि आपके अंदर कितना मतलब मेमोरी कितना अंडरस्टैंड किया आपने और रिफ्लेक्टिविटी कितनी है उसकी, तो इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड नोट्स, इसमें क्या करना है हमें? कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड नोट्स में। तो ये आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे और आपके जो टाइम को बहुत सेव करेंगे ये नोट्स। तो टीचिंग में बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्टिविटी दैट हेल्प्स अ चाइल्ड लर्न एंड एक्वायर द नीडेड इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटीज एज वेल एज द डिजायर्ड सोशल बिहेवियर। मतलब वही एक डेफिनेशन है उसके अंदर कि इसका जो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें क्या करते हैं? हेल्प्स करते हैं चाइल्ड ताकि वो लर्न कर सके, वो स्किल्स को एक्वायर कर सके, जिससे कि उसके अंदर ये एबिलिटी, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी जो है पैदा हो जाएं, ठीक है। और वो एक सोसाइटी के अंदर बिहेवियर में चेंज ला सके, सोशल बिहेवियर में क्या कर सके? चेंज ला सके। तो एक ये डायनेमिक प्रोसेस है। टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट में टेक प्लेस इन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो दोनों तरह का होता है, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल मतलब स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, और इनफॉर्मल आपका कहीं भी शुरू किया जा सकता है। एजुकेशन आपका किसी भी ग्राउंड में शुरू किया जा सकता है, किसी भी विलेज में कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन occurs inside the family while formal education takes a place outside the home। यानी कि मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय एक्सपीरियंस टीचर, इंस्ट्रक्टर एंड एडिटर्स। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मल एजुकेशन है वो ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो सकती कि हमने अभी स्टार्ट कर दिया, नहीं। उसके लिए क्या होगा? वेल एक्सपीरियंस जो है टीचर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आपके जो हैं वेल एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, फैकल्टी होगी, इंस्ट्रक्टर्स होंगे। तो उनके ही ज़रिए हम स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी फॉर्मल एजुकेशन को। तो ये कुछ लिस्ट किया है मैंने जो टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट विच कैन बी चेंज। ओके, तो हम डायनेमिक इन्वायरमेंट में ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। टीचिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव मतलब जिसको अंडरस्टैंड किया जा सके। टीचिंग इंक्लूड्स अ लेंथी पीरियड्स ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। ओके, इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोफेशन। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। ओके, ये आप माइंड में रिकॉल करते चले जाइए तो रिवीजन होता चला जाएगा आपका। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। किस किस से रिलेटेड है? एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग से। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल सर्विस एंड हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल सर्विस एंड हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग्स। अब फैक्टर कौन से हैं ऐसे जो कि अफेक्ट करते हैं आपके टीचिंग को? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर। तो ये क्या करती है? ये फैक्टर अफेक्ट करती है टीचिंग पर, क्योंकि जब आपको खुद ही कुछ नहीं आता होगा, आपकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी, तो आप किसी को, आप लर्नर्स को क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको ये पता होता है किस तरह से अपने स्टूडेंट की क्वेरीज को हमें आंसर करना है, ठीक है, किस तरह से स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, और क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। दी क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड सपोर्ट दी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। ऐसा होना चाहिए क्लासरूम का जो है इन्वायरमेंट जो सपोर्ट करे आपका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को। एंड टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन हैंडलिंग दिस एक्टिविटी। और टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब चीज़ों को हैंडल करने का। अब बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं? एक तो आप सभी लोगों को ये मालूम होगा, सुना भी होगा आपने, टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी, है ना। तो टीचर सेंटर स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? टीचर इंस्ट्रक्टर होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो लर्नर होते हैं, और इसमें मेन जो प्ले करता है रोल वो आपका टीचर करता है, और उसी को फॉलो करते हैं, और उसी को आपके जितने भी स्टूडेंट होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से हैं? लेक्चर मेथड होता है, टीचर लेक्चर देता है। फिर टीम टीचिंग भी होती है, ठीक है, टीम टीचिंग भी होती है, थ्रू टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन भी पढ़ाया जाता है ना। फिर इसमें दूसरा आता है आपका मिक्स्ड स्ट्रेटजी। इस मिक्स्ड स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? आपका ग्रुप डिस्कशन होता है,
ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है तो इट इज़ अ ग्रुप क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, और उसमें सभी से उसके ऊपर उनके परसेप्शन क्या हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी इन विच एफर्ट्स मेड टू फाइंड अ रिलेवेंट कंक्लूजन और सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय लिस्टिंग आउट डिफरेंट आइडियाज़ और सजेशन। यानी कि एक ही आपका कोई टॉपिक होगा और जितने भी लोग वहाँ पर होंगे, जितने भी लर्नर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, उन सारे लोगों से क्या होगा, उसके ऊपर डिफरेंट आइडिया लिया जाता है ताकि हम किसी कंक्लूजन पर पहुँच सकें, टू फाइंड आउट अ रिलेवेंट कंक्लूजन और सॉल्यूशन। एक इसमें प्रोजेक्ट मेथड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही एडवांस मेथड है टीचिंग का, स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। और इसमें बहुत ही फोकस किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब प्रैक्टिकलिटी पर फोकस किया जाता है इसमें। अब आते हैं ये स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि इसमें फोकस क्या होता है, सेल्फ स्टडी पर फोकस होता है। स्टूडेंट अपनी खुद स्टडी करते हैं, तो इसमें जो भी होता है सेल्फ सेंटर्ड स्ट्रेटजी होती है, उसको फॉलो किया जाता है बाय दी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमारे असाइनमेंट्स हो गए, ठीक है, केस स्टडी हो गया, दे दिया उनको, खुद ही से उनको करना है, ठीक है, और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी दी जाती है, ठीक है। एक मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या होता है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था। ये एक ऐसी अप्रोच है जो मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, लर्निंग में हेल्प करती है, और इसमें एम्फेसिस किया जाता है प्रैक्टिकल मेथड पे, बजाय इसके कि हम लोगों को क्या है इमीडिएट गोल मिल जाए। नहीं, हम लोगों को क्या है प्रैक्टिकली हम लोगों को सिखाया जाता है किसी चीज़ को, कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और लर्निंग पर एम्फेसिस किया जाता है, ठीक है, कि हम उसके जो है खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है ह्यूरिस्टिक मेथड। यहाँ हम डिस्कस करेंगे 10 कीज डिफरेंसेस, यानी कि इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, जो हमारा टीचर सेंटर्ड था और ये स्टूडेंट सेंटर्ड वाला। इसमें क्या इसमें क्या करते हैं कि फोकस करते हैं ऑन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर ही सब कुछ करता है, इसमें इंस्ट्रक्टर ही इंस्ट्रक्शन देता है, वही पढ़ाता है। मेन जो होता है उसका रोल किसका होता है, इंस्ट्रक्टर का होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें फोकस इज ऑन लर्नर। लर्नर जो है अपनी सेल्फ स्टडी करता है, सेल्फ लर्निंग करता है, तो फोकस किस पर होता है, सबसे ज़्यादा इसमें लर्नर पर होता है। नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू लर्नर, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉलेज ट्रांसमिटेड, यानी कि इंस्ट्रक्टर ही जो है मतलब टीचर ही स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जाती हैं। इसमें लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि सेल्फ स्टडी करता है लर्नर, और सारी नॉलेज को इकट्ठा करने के बाद उन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है। नेक्स्ट है इसमें इंस्ट्रक्टर टॉक वाइल लर्नर पैसिवली लिसन। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर जो है टीच करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और हमारे जो लर्नर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो पैसिवली लिसन करते हैं। इसमें क्या होता है, लर्नर्स इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्शन एंड ईच अदर। लर्नर क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ और एक दूसरे के साथ भी। लर्नर्स पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या है, लर्नर आर एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, लेकिन क्या करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। लर्नर्स वर्क्स अलोन, ठीक है, अलग करते हैं। लर्नर ऑफन वर्क इन पेयर और ग्रुप्स, ठीक। फिर इसमें कल्चर इज कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव होता है। इसमें क्या है, कल्चर इज कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर रिस्ट्रेन कन्वर्सेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, लर्नर्स आर इनकरेज टू एंगेज, आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एंड शेयर आइडियाज, ठीक है। लर्नर क्या करते हैं, इनकरेज टू एंगेज एंड आस्क क्वेश्चंस, डिबेट एंड शेयर आइडियाज। यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्टर आंसर लर्नर्स क्वेश्चन, यहाँ पर अलग है, इसमें लर्नर्स आंसर ईच अदर क्वेश्चंस। तो मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, लर्नर आंसर ईच अदर क्वेश्चन, एक दूसरे के सवाल के जवाब देते हैं, ठीक है। एम्फेसिस इज ऑन राइट आंसर। इसमें क्या है, एम्फेसिस ऑन जनरेटिंग बेटर क्वेश्चंस एंड लर्निंग फ्रॉम एरर्स, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। सेल्फ स्टडी अच्छी होती है, लेकिन कहीं तो मतलब टीचर सेंटर्ड स्टडी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमें बहुत जगह ज़रूरत होती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दोनों ही चीज़ें इक्वली मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट इज यूज टू मॉनिटर लर्निंग, इसमें असेसमेंट किया जाता है कि कितने हद तक आपने मतलब लर्निंग कर रहे हैं, कितना समझ में आया, ठीक है। असेसमेंट इज यूज टू प्रमोट एंड डायग्नोस लर्निंग, इसमें क्या पहचाना जाता है ना, यूज टू प्रमोट कि मतलब किस लेवल की लर्निंग है और अब हम किस लेवल पर और जाके करना है, किस लेवल पर अब और आगे बढ़ा के लर्निंग स्टार्ट करनी है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए बेसिक से आप इंटरमीडिएट पर पहुंच गए, इंटरमीडिएट से आप एडवांस लेवल पर पहुंच गए, तो इस तरह से। अब इसमें बात की जा रही है टीचिंग एड्स, तो टीचिंग की ऑडियो भी एड्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑडियो एड्स भी हो सकते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, दीज एड्स फाइंड्स यूसेज ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग, फॉर एग्जांपल रेडियो हो गए, टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज लेबोरेटरीज हो गई, एक्सेट्रा। अब विजुअल एड्स भी हो गए, जिसमें आपके जो चॉक बोर्ड्स हो गए, सॉफ्ट बोर्ड हो गए, मैप्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, मैप्स एक्सेट्रा, ये सब हो गए ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, ठीक है। तो बोथ सेंस ऑफ हियरिंग एंड विजन, लाइक जैसे कि टेलीविजन हो गया, फिल्म्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, फिल्म स्ट्रिप्स हो गई। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, अब वो फैक्टर डिस्कस करेंगे जो है टीचिंग, जो रिलेटेड टू द टीचर होंगे, टीचिंग, वो फैक्टर जो टीचिंग के रिलेटेड टू द टीचर, ओके। तो सब्जेक्ट नॉलेज, सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि टीचर को कितनी सब्जेक्ट नॉलेज है ना। हमारा जो टीचर है ये टोटल जो है, ये जो है डायरेक्टली रिलेट करता है, ये डायरेक्टली रिलेट करता है क्या है, टीचर को टीचिंग से। अब नेक्स्ट हमारा हो गया नॉलेज ऑफ लर्नर, लर्नर की क्या है, क्या नॉलेज है, ठीक है, ये भी हमारा डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फिर टीचिंग स्किल क्या है, ये भी अफेक्ट करती हैं। फिर फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी है, ये भी आपका अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर से दोबारा से देख लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग दी टीचिंग रिलेटेड टू दी टीचर, सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, नॉलेज ऑफ द लर्नर्स क्या है, टीचिंग स्किल क्या है, फिर फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी, ठीक है। फ्रेंडलीनेस का मतलब ये है बिकॉज इट्स द टीचर्स जॉब टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, दे मस्ट बी इजी टू अप्रोच, मतलब आराम से क्वेश्चन पूछ सके, उनको ये डर ना लगे नहीं हम पूछेंगे तो मतलब हमारे जो टीचर हैं बहुत डांटेंगे, हमें स्कोल्ड करेंगे, नहीं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट इजीली अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सके, और टीचर को उसे बताना भी चाहिए ताकि वो बाद में भी उसको एनकरेज करे कि हाँ वो फर्दर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड द अप्रोचेबल मीन्स एरोगेंट रूड टीचर कांट लास्ट लॉन्ग, मतलब कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, रूड होते हैं टीचर, वहाँ मतलब स्टूडेंट नहीं जाते पूछने के लिए, हेजिटेट करते हैं, ठीक है, तो फ्रेंडली होना चाहिए। फिर आता है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, अ टीचर एज अ लीडर, है ना, ये तो मालूम चल ही गया होगा आपको, टीचर इंस्ट्रक्टर लीडर हैज़ टू लीड हिज स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, तो लीड करता है किसमें, इन हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, थ्रू दी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एंड इनक्रेडिबल इम्प्रेशन लेफ्ट ऑन माइंड, मतलब एक टीचर जब तक उसके अंदर एक ऐसी स्किल नहीं होगी, एक प्रॉपर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होगा, एक अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, या फिर वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और जो भी वो टीचिंग कर रहा है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उन तक सीधे सही से नहीं पहुंच पाएंगे, तो मेरे ख्याल से उसकी पर्सनालिटी पे भी असर डालता है, उसके बिहेवियर पे भी असर डालता है। तो एक बिहेवियर पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट और लर्नर को क्या करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो मेरे साथ जो होता है एक्चुअली, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो जो मेरे स्टूडेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि मैम नहीं, 40-50 मिनट का जो है वो पीरियड होता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैम आप पढ़ाइए, आप नेक्स्ट पीरियड भी आप ही ले लीजिए, तो उनको एक बोरियत नहीं होती, उनको बोर नहीं लगता, उनको परेशानी नहीं होती, वो कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो ये पर्सनालिटी और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, अब लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ क्या है, हाउ एडजस्टेड अ टीचर फील इन हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, है ना। तो इसमें कहते हैं कि वो एक, जैसे कि मान लीजिए किसी घर में टीचर की घर में अपनी लड़ाई हो गई और आने के बाद वो क्या कर रहा है, वो अपने बच्चों को डांट रहा है, इस क्लास में आने के बाद बच्चों को डांट रहा है, यानी कि लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, कहने का मतलब ये है टीचर को अपना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए, बच्चों के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए उसका, ठीक है। तो इसी के बारे में इसमें ज़्यादातर बताया गया है। डिसिप्लिन, इन अ क्लासरूम अ टीचर यूज डिसिप्लिन, अगर टीचर यूज करेगा डिसिप्लिन तो जाहिर बात है आपके जो स्टूडेंट हैं वो भी उसको फॉलो करेंगे,
ठीक है, और आपका जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा। आपको अगर ये पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द लर्नर। अब उन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे जो हमारे लर्नर से रिलेट करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द लर्नर। पहला है इसमें मैच्योरेशन। Maturation is the process of development of bodily systems and coordination in functioning of bodily organs and it is the physical readiness of individual for learning। कहने का मतलब ये है कि आपके जो लर्नर्स हैं वो फिजिकली और मेंटली प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्न करने के लिए रेडी हैं कि या नहीं है। मैचुरेशन गवर्न्स नॉट ओनली सर्टेन स्पेसिफिक मोटर बिहेवियर, यानी कि आपका जो मैचुरेशन है बिहेवियर को ही नहीं बल्कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, सारी चीज़ों को गवर्न करता है। इट ऑल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल इन एक्वायरिंग अदर स्किल्स। तो इससे क्या होता है, आपके जो लर्नर है उसकी मैच्योरिटी का पता चलता है कि उसकी जो कैपेबिलिटी है क्या है, स्किल क्या है, रीडिंग की, राइटिंग की, ठीक है, वो रेडी भी है कि नहीं, और वो व्हाट टू लर्न, क्या पढ़ना है उसको और किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इसकी जो है दिस रेडीनेस और पोटेंशियली विद इन द इंडिविजुअल्स डिटरमाइंड, यानी कि इंडिविजुअल की अपनी पोटेंशियल क्या है, व्हाट टू लर्न, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इसी को डिटरमाइन करता है। फिर दूसरी बात आती है एज, मेंटल एबिलिटी एंड पोटेंशियल, मतलब अपने एज के अकॉर्डिंग जो एक किसी भी पर्सन के अंदर उसके अंदर मेंटल एबिलिटी जो होती हैं, पोटेंशियलिटीज जो होती हैं वो डेवलप करती हैं, तो उसी से रिलेटेड बताया गया है इसमें, ठीक है। तो वो किस, जैसे कि कहते हैं एज चिल्ड्रन आर इन ग्रोइंग डेवलपिंग एज दे कैपेसिटी टू लर्न, तो यही बोला गया है इसमें। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। जाहिर बात है कोर ऑफ लर्निंग है कि आपके बच्चे हैं, आप उनको टाइमली क्या करते रहें, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करते रहिए ताकि उनका जो है पढ़ाई में जितना भी स्टडी में इंटरेस्ट है वो लूज ना हो। इट इज़ ऑफ पाइवोटल इंपॉर्टेंस इन अफेक्टिंग इन इंडिविजुअल्स परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको कंटिन्यूटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे लर्निंग में। तो कुछ इन्होंने इम्पॉर्टेंट वेज बताए हैं मोटिवेशन के। फर्स्ट है इट इज़ अ कंडीशन फॉर एलिसिटिंग बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स इट ब्रिंग्स आउट अप्रिशिएट बिहेवियर टू बी लर्न। यानी कि इससे क्या होता है मोटिवेशन से कि एक इट ब्रिंग्स आउट अप्रिशिएट, मतलब ये क्या होता है कि अप्रिशिएट बिहेवियर आता है इंसान के अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर रीइंफोर्समेंट which in turn is an essential condition for learning, that is motivation permits reinforcement to occur। मतलब ये क्या होता है, पढ़ने के लिए इंसान को encourage करता है। थर्ड है it increases the variability of behavior and thus raising the probability of occurrence of correct responses। मतलब कहने का ये है कि मोटिवेशन से क्या होता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एक नया बिहेवियर डेवलप हो जाता है और आप और भी ज़्यादा एक पैशन के साथ और एक इंकरेजमेंट के साथ आप अपनी लर्निंग करने लगते हैं, जो भी आपने गोल सेट किया है। तो उससे क्या होता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं करेक्ट रिस्पॉन्स के। अब है हमारा प्रीवियस लर्निंग, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ लर्निंग इज पार्शियल डिटरमाइंड बाय द लर्नर्स प्रीवियस लर्निंग। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम आधा तो ये बता सकते हैं कि लर्नर्स की जो भी कैपेबिलिटी है, स्किल है, जो भी उसकी लर्निंग है, उसको हम पार्शियली डिटरमाइन कर सकते हैं प्रीवियस लर्निंग से। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रीवियस जो लर्निंग है आपकी वो अच्छी रही है तो वो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रेजेंट लर्निंग में। आपकी प्रीवियस लर्निंग स्ट्रॉन्ग रही है तो उससे क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। जैसे हम करते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लिए हमने, ठीक है, तो हमारी जो एक लर्निंग है वो डेवलप हो गई, हमने हमारी जो एक अलग तरह की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की लर्निंग डेवलप हो गई। तो हमें वही चीज़ बताई जा रही है कि प्रीवियस लर्निंग से हमें बहुत हेल्प मिलती है। जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो प्रीवियस लर्निंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो आगे वाली लर्निंग में हमें बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का मतलब यह है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो यही इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया जा रहा है, लर्नर की जो है एक इंडिविजुअल की क्या कॉग्निटिव एबिलिटी है, क्या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, क्या उसकी माइंड का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है।
तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अब डिस्कस करते हैं मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ से बताया है कि गुड मेंटल हेल्थ इन टर्म्स ऑफ एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी। आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो क्या है, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी कोई भी, और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो है लर्नर को एक बहुत ही अच्छे लेवल का माइंडसेट देगा टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन ईजी वे। लर्नर को जो भी अफेक्ट करती है तो वो एक ये भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है जो फिजिकल हैंडीकैप्स, डिसफंक्शनिंग, कहने का मतलब ये है जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, जो लोग हैंडीकैप्स हैं और मतलब उनको कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट इन विजन है, सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिजीज़ है, तो ये भी बहुत ही ये भी डायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपकी टीचिंग रिलेटेड टू द लर्नर। डाइट एंड न्यूट्रिशन, अब ये किस तरह से रिलेट करता है, गुड डाइट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा होगा और लर्निंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है 90% ऑफ दी ग्लूकोज टेकन बाय अ पर्सन, यानी कि जो 90% ग्लूकोज है जो एक इंसान के जरिए लिया जाता है, इज कंज्यूम्ड बाय, किसके जरिए कंज्यूम किया जाता है, ब्रेन सेल के जरिए। जो हमारे ब्रेन सेल होते हैं उनके जरिए एक इंसान के का जो 90% ग्लूकोज होता है वो कंज्यूम किया जाता है एक ब्रेन सेल से, ठीक है। तो सो नेचुरली पुअर डाइट लैकिंग एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लर्निंग। तो जाहिर सी बात है एडवर्स इफेक्ट लर्निंग पर होगा अगर आपकी पुअर हेल्थ होगी तो। फिर आपका अटेंशन एंड इंटरेस्ट, ये भी बहुत रिलेट करता है आपका, ठीक है, लर्नर से। नेक्स्ट है आपका गोल सेटिंग एंड लेवल ऑफ एस्पायरेशन, यानी कि कोई भी एक पर्सन हो उसका अपना एक गोल होता है कि हमको ये करना है, हमें ये चीज़ अचीव करनी है। ऐसा नहीं हो कि वो कोई भी चीज़ आपने एक गोल ऐसा सेट कर दिया वो अचीव ही ना हो सके। तो टीचर शुड टेक केयर दैट लर्नर मेक अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ देयर एबिलिटीज, सेट द गोल अकॉर्डिंगली। जो उसके अंदर एबिलिटी है, जैसे कि मान लीजिए मेरे अंदर डॉक्टर बनने की है तो फिर मैं इंजीनियर नहीं बन सकती। तो ये चीज़ें क्या करना चाहिए, टीचर को एक रियलिस्टिक व्यू दिखाना चाहिए लर्नर का, आपका जो इंटरेस्ट है, आपके अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ हैं वो उस चीज़ के लिए हैं ताकि उसको अपने गोल को अचीव करने में आसानी हो। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है। हम जो भी फैक्टर्स हैं टीचिंग के रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट मैटर्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ दी टास्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जो ये चैप्टर है टीचिंग वाला ये बहुत ही लेंदी है, तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंट टॉपिक्स देके इसको मॉडिफाई किया, समराइज फॉर्म में दिया ताकि आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएं आप लोग, तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए और आपकी एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाए। तो कहने का मतलब ये है जितना भी लेंदी मटेरियल होता है उसमें जो यंग लर्नर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट जो होता है वो ख़त्म होने लगता है, तो प्रॉब्लम होती है उसको इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू लर्न, है ना। तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है उसको लर्न करना। मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क, कहने का मतलब ये है कि चैप्टर हो, कोई नोट्स हो, आपके इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और मतलब इजी टू लर्न होना चाहिए। कोई भी मटेरियल है आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है आपको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क विच हैव सम एलिमेंट सिमिलर टू द प्रीवियसली लर्न मटेरियल मेक लर्निंग क्विक एंड कंफर्टेबल, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए आपको प्रीवियस लर्निंग से उसको, ताकि रिलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि माइंडसेट होता है वो समझ में आ चुका होता है प्रीवियस लर्निंग वाला, रिलेट करेंगे तो वो ईजी होगा, क्विक होगा, कंफर्टेबल होगा। ऑर्गेनाइज मटेरियल, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके समझ में अच्छे से आता है। फिर है लाइफ लर्निंग, द टास्क टू बी लर्नड must be presented in an interrelated manner. No subject matter should be taught in an isolated way. यानी कि कोई भी जो भी आप पढ़ा रहे हैं तो वो क्या होता है आपका इंटररिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई सब्जेक्ट मान लीजिए कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं और एग्जाम्पल देते हैं, वो किसी चीज़ से इंटररिलेट नहीं कर रहे तो वो समझ में नहीं आता है। लाइफ लर्निंग कहने का मतलब ये है लाइफ के कुछ
एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इफ सम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज रिलेटेड टू द लाइफ व्हाइल टीचिंग इट्स इफेक्टिवनेस इंक्रीजेज, तो उसकी क्या होती है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है और उसके मतलब भूलने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड एनवायरनमेंट, यानी कि अब जो है फैक्टर रिलेट करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेथड ऑफ मासेस वर्सेस स्पेस प्रैक्टिस। इसको समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रैक्टिस का, हमें शॉर्ट पीरियड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक मतलब पूरे दिन मान लीजिए हम 6-7 आवर्स कंटिन्यूस बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम उसको बजाय 6-7 आवर्स के हम क्या करते हैं 40-40 मिनट्स में या फिर 1-1 आवर्स के शॉर्ट ब्रेक के साथ उसको पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं और आपके माइंड में भी वो चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर होंगी। नेक्स्ट है आपका होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, यानी कि पूरा ना पढ़ के उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें तो उसमें ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा आपका, उससे अच्छे से आपकी जो माइंड है उसको अंडरस्टैंड करने की जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगी। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, कहने का मतलब ये है नॉलेज ऑफ रिजल्ट, इसका मतलब जो भी कुछ हमने पढ़ा है, यानी कि मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ या फिर मैं किसी क्लास में हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए, तो पीरियोडिक टेस्ट से पता चल जाए या फिर कोई भी छोटे छोटे स्मॉल टेस्ट होते हैं उनसे पता चल जाए मुझे कि अभी मैंने कितना कवर कर लिया और मुझे कितनी दूर तक कितना अभी मुझे कवर करने के लिए रह गया है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, आप क्या करें, लर्निंग प्रैक्टिस के जरिए करिए। लर्निंग बाय डूइंग मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस, सो द स्टूडेंट शुड बी एंगेज टू लर्न थिंग्स बाय डूइंग, यानी कि उन्हें असाइन कीजिए वर्क को खुद करें, ठीक है। इट विल ब्रिंग मोर ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द टास्क, तो क्या होगा, उनको खुद से करने का क्या होगा, एक इंकरेजमेंट मिलेगा कि मुझे खुद से करना है और वो उससे सीखेंगे भी बहुत ज़्यादा। सूटेबिलिटी ऑफ मेथड, वो कौन से हैं, लाइक डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोग्राम लर्निंग मेथड, प्लेट वे मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, फील्ड वर्क, एक्सर्शन एंड ट्रिप्स, यानी कि ये सारे मेथड हैं सूटेबिलिटी ऑफ मेथड, जो भी मतलब मेथड सूटेबल करता है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, वो आप अप्लाई करके आप सिखा सकते हो। टीचर एंड एनवायरनमेंट्स रिलेटेड फैक्टर्स, अब टीचर और एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन, जिसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर कमिटमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, adopted teaching methods, managements, institutional achievements, stability, environment, physical and material resources। आई होप माई डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को कि ये लेंदी ना हो, लेकिन फिर भी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये यूनिट बहुत बड़ा है, तो इसको कवर करना पड़ा मुझे। आई होप माई डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए, पूरा यूनिट कवर हो जाए, ठीक है। तो एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, तो आप सभी लोग इसको 1 या 2 बार देख लीजिएगा तो आपका पूरा रिवीजन इसका हो जाएगा। नाउ इस वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन ये, व्हाट इज एंड्रागॉगी एंड व्हाट इज पेडागॉगी। मुझे मालूम है आपको पता होगा, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा व्हाट इज एंड्रागॉगी एंड व्हाट इज पेडागॉगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।